नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस के नक्षत्र वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चौथा नक्षत्र यानी रोहिणी। पहला नक्षत्र था दोस्तों, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं ताकि आप साथ साथ इन चीजों को याद भी करते जाएं। पहला नक्षत्र था अश्विनी, जिसकी डिग्री थी 0 से 13.20। दूसरा नक्षत्र था भरणी, जिसकी डिग्री थी 13.20 से 26.40। तीसरा नक्षत्र दोस्तों है कृतिका। कृतिका की डिग्री थी 26.40 से 40 डिग्री तक। और दोस्तों आज हम बात करेंगे चौथा नक्षत्र यानी रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र दोस्तों 40 डिग्री से आगे 13.20 डिग्री आप उसमें ऐड कर लीजिए, यानी 53.20। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां पे दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि जो कुंडली में भाव होते हैं या राशियां होती हैं वो 30 डिग्री की होती हैं। 12 राशियां हैं, 360 डिग्री का टोटल ये हमारा हॉरोस्कोप मतलब माना जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर कोई भी डिग्री 40 से लेके 53.20 तक आएगी तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये दूसरा भाव या दूसरी राशि में स्थित है। दूसरा भाव या दूसरी राशि वो कौन सी है? वो है वृष राशि, टॉरस राशि। तो रोहिणी नक्षत्र जो है ये टॉरस राशि या वृष राशि का दूसरा नक्षत्र है। पहला नक्षत्र था कृतिका, जिसके 3 चरण जो थे वो वृष राशि में आते हैं। और ये जो पूरा का पूरा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, ये आता है वृष राशि या टॉरस राशि के अंतर्गत। तो दोस्तों आज हम अब इस रोहिणी नक्षत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों रोहिणी नक्षत्र के कुछ सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची नाम भी शास्त्रों में मिलते हैं। वो नाम कौन से हैं? विधि, विरंची या शंकर। यहां से आपको कुछ आइडिया मिलना शुरू हो गया होगा कि रोहिणी नक्षत्र क्या है। दोस्तों रोहिणी नक्षत्र जो है इसकी आकृति रथ के समान मानी गई है। इसके जो तारों की संख्या है, जो स्टार कॉन्स्टेलेशन है, उसके बारे में कुछ थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जो नॉर्थ इंडिया में हम लोग मानते हैं तो उसमें इसको रथ की आकृति मानी गई है, और नॉर्थ इंडिया में इसको 5 तारों का समूह माना गया है, 5 स्टार कॉन्स्टेलेशन। मगर साउथ इंडिया में वो लोग इसको 42 स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन मानते हैं। हालांकि ये चीज कॉन्ट्राडिक्शन या इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि रोहिणी नक्षत्र हमारी कुंडली में क्या इंपैक्ट डालता है, और वो इंपैक्ट नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में हैं और वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स साउथ इंडिया में भी माने जाते हैं। इसीलिए ये नंबर ऑफ स्टार से कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा नहीं होती। ये बात मैंने इसीलिए क्लियर कर दी है कि कहीं आपके दिमाग में ये कॉन्ट्राडिक्शन आप इस चीज में आगे जाके सोचना शुरू कर दो कि शायद कोई रिजल्ट्स में फर्क आएगा। दोस्तों रिजल्ट्स में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। जो रोहिणी नक्षत्र है दोस्तों, साउथ इंडिया में जैसे नॉर्थ इंडिया में इसको रथ की आकृति माना गया है, तो साउथ इंडिया में रोहिणी को वट वृक्ष, नॉर्थ इंडिया में वट को क्या कहते हैं? बोहड़, बोहड़ का पेड़, वट वृक्ष। और ये वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसको हम बहुत दीर्घायु वाला वृक्ष मानते हैं। नॉर्मली आप देखोगे 300, 400 साल वाले वट वृक्ष मिलेंगे, जिनकी जटाएं इस तरह लटकती हुई आपको मिलेंगी। बच्चे उनके साथ झूले डालते हैं, और ये सबसे ज्यादा दीर्घायु वृक्ष होता है। ये नक्षत्र 100% वृष राशि के अंतर्गत आता है। और वृष राशि के देवता कौन से हैं वो तो आप जानते ही हैं, वो है वीनस, शुक्राचार्य, देवता शुक्र। मगर रोहिणी के देवता
जो इस नक्षत्र के देवता हैं वो है ब्रह्मा, और अधिपति ग्रह कौन सा है? मून, चंद्रमा। चंद्रमा इसका अधिपति ग्रह है। अब यहां से आप, जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप इन चीजों को नोट कर लीजिए कीजिए, यहीं से आपको कैरेक्टर्स मिलने शुरू होंगे, क्योंकि अगर देवता ब्रह्मा है तो कैरेक्टर्स ब्रह्मा जैसे होंगे। अगर अधिपति चंद्रमा है तो उसमें आपको इमोशंस, मन, ये आपको इंडिकेशंस मिल जाती हैं और वहां से आपको कैरेक्टर्स ढूंढने में आसानी रहेगी। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र का जो गण है वो मनुष्य है। योनि इसकी सर्प है और नाड़ी इसकी अंत्या है, फोर्थ अंत्या। और चरण अक्षर है ओ। आप नोट कर लीजिए चरण अक्षरों को, क्योंकि चरण अक्षर आपको प्रेडिक्टिव ज्योतिष में और ज्योतिष की प्रैक्टिस में आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि लोग आपसे आके पूछेंगे कि हाँ जी, बच्चे का जन्म इस फला नक्षत्र में हुआ तो हम बच्चे का नाम क्या रखें। तो आपने उनको जो चरण अक्षर बताने हैं वो कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिए। वो अक्षर हैं ओ, वा, वी, वु। ये हैं 4 चरण अक्षर। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स की। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र में जो जातक या जो बच्चे जन्म लेते हैं वो लीन, थिन और लीन, पतले, छरहरे, सुंदर दिखने वाले, पर्सनैलिटी उनकी कैचिंग पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। उनके आईज जो होंगी वेरी ब्यूटीफुल आईज, और जो उनका हार्ट होगा वो बहुत इमोशनल। देखो, अब आप यहां से मेरी पुरानी बात को आप नोट कर लीजिए। यहीं से मैंने पहले बताया था कि जब चंद्रमा अधिपति हैं तो चंद्रमा के कैरेक्टर्स, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो ये जो जातक होंगे ये बहुत भावुक हृदय वाले होंगे, वेरी इमोशनल पर्सन्स। और नॉर्मली इनकी जो डिसीजंस होंगी आप देखोगे कि ये इमोशनल होके ही डिसीजन लेंगे। इनकी डिसीजंस कभी प्रैक्टिकल नहीं होगी, इमोशनल ही होगी। इसी वजह से इनको आप ये कह सकते हैं तुनक मिजाज, एकदम से जैसे बैठे बैठे कभी किसी पे गुस्सा कर लेंगे, किसी पे बहुत खुश हो जाएंगे, आगा पीछा नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने दिमाग से नहीं सोचना, इन्होंने दिल से सोचना है। और दिल से सोचने वाला इंसान नॉर्मली कौन होता है? हम ये मान के चलते हैं ये स्वभाव लेडीज में आता है। अब यहां से आपको मैं एक और क्लू देता हूं नक्षत्रों को जानने का। दोस्तों, वृष राशि के लॉर्ड कौन है? वृष राशि के लॉर्ड हैं शुक्राचार्य और वीनस। वीनस को हम लेडीज के साथ उसका समन्वय बैठाते हैं। अगर अब देखिए लेडीज और मन, तो तुनुक मिजाजी भी आ गई और हमेशा इमोशनल नेचर भी आ गई। अब आपको कैरेक्टर्स आगे समझने में और आसानी रहेगी। ये लोग होते हैं, ये दूसरों के ऊपर बहुत आसानी से भरोसा कर लेंगे, इसलिए इनको चीट करना भी बहुत आसान होता है। इन्होंने प्रैक्टिकल सोचना नहीं, दिमाग से सोचना नहीं, सोचना ही मन से। और दूसरा आया, उसने लच्छेदार गोल गोल बातें इनको बताई और ये उसमें फंस गए, और इसलिए ये हमेशा चीटिंग के शिकार होते रहते हैं। मगर एक चीज है, डिस्पाइट दिस थिंग कि इनके साथ इतना बुरा हो रहा है, ये कभी भी अपनी जो ट्रुथफुल नेचर है उसको कभी नहीं छोड़ते। देखिए, ये इस नक्षत्र की खासियत है। दूसरा इनके साथ बुरा कर ले, ये अपने मन से कभी किसी का बुरा नहीं करते। और ये रोहिणी नक्षत्र के जो जातक हैं ये हमेशा प्रेजेंट में जिएंगे, फ्यूचर में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। इसीलिए प्रेजेंट में जीने वाला आदमी आपको बहुत ज्यादा खुश मिलेगा। ये ज्यादा चिंता नहीं करते क्योंकि इनको कल की कोई चिंता नहीं, इनको फ्यूचर से कोई फर्क नहीं। कारण क्या है? दिमाग से तो सोचना नहीं, और दिमाग ही विचारों की खेल है। इनका
डिसीजन लेने का तरीका लेडीज वाला है कि जो मन से अच्छा लगा उसको इन्होंने कर देना है। इसीलिए इनका जीवन जो है उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे इनके जीवन में चलता रहेगा। मगर एक चीज है, कोई भी कार्य इनको दे दो, ये बहुत सलीके से और बहुत उस कार्य को पूरी मेहनत के साथ पूरा करेंगे। ये बीच में छोड़ने वाला नक्षत्र नहीं है। मगर एक चीज है, कई बार जब चंद्रमा हावी हो जाए, चंद्रमा थोड़ा मेलेफिक हो जाए, फिर आप देखोगे मन इनका अनस्टेबल हो जाएगा और ये कोई भी कार्य को टाइम पे पूरा नहीं करेंगे। अब यहां से आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि जब चंद्रमा 15 दिन बेनिफिक है तो ये जातक बहुत अच्छे ढंग से अपने कार्य का निष्पादन करेंगे, और जब 15 दिन चंद्रमा मेलेफिक उसमें आ गया तो ये बहुत अनस्टेबल नेचर के होंगे, कोई भी कार्य टाइम पे पूरा नहीं करेंगे। इससे ये साबित हो जाता है कि इस नक्षत्र का जो की पॉइंट है, की पॉइंट दैट इज चंद्रमा, मून, मन, इमोशंस। आपको ये चीजें मैं क्यों इस तरह बताता हूं, ताकि आप जब भी कोई कुंडली आपके पास आए जिसमें रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, आप तुरंत ये बता दें कि जी ये कैरेक्टर्स इसमें होंगे। अब आगे बात करते हैं बच्चे से जब ये बड़े होते हैं, यंग एज में आएंगे। यंग एज इनके लिए हमेशा डिफिकल्ट पीरियड है, प्रॉब्लमेटिक पीरियड है, क्योंकि इनके लिए लॉट ऑफ स्ट्रगल्स आते हैं। स्ट्रगल्स बहुत आएंगी रोहिणी नक्षत्र वालों को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये उनको हमेशा परेशान करेंगी। इसके पीछे भी अब आप देखिए क्यों है ये चीज। प्लानिंग इन्होंने प्रॉपर करनी नहीं, मन से सोचना है। मन से सोचे हुए डिसीजन कभी जीवन में प्रॉपरली सक्सेसफुली फलित नहीं होते, तो फेलियर इनको मिलेगा। फेलियर मिलेगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, अनस्टेबल टाइम आएगा, और ये चीज इनको यंग एज में तंग करती है। मगर एक चीज है, अब आप यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो मैं वीडियो में बताता हूं, आप उनको नोट कर लीजिए कीजिए, ताकि वो आपके की पॉइंट्स बन जाएंगे। 38 की एज के बाद ये नक्षत्र बहुत स्टेबल हो जाता है। 38 साल की एज के बाद ये नक्षत्र बहुत स्टेबल हो जाएगा। इस नक्षत्र के जो जातक होंगे वो अपने माता पिता का बहुत ध्यान और बहुत सत्कार करने वाले होंगे, क्योंकि मन का नक्षत्र है दोस्तों। मन का नक्षत्र है, माता पिता को ये पूरे इमोशनली उनके साथ अटैच होंगे। और आप एक चीज देखिए, इनको मदर से बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई देगा हर कुंडली में, मगर फादर की तरफ से इनको ज्यादा चीजें नहीं मिलेगी। यहां पे वही वीनस इफेक्ट इस नक्षत्र में आपको प्रिडोमिनेंटली दिखाई देगा। ऐसे जातकों में ये भी कॉमनली चीजें देखी गई हैं कि जो जरूरत पड़ने पर ये जो बच्चे होते हैं या जो जातक होते हैं, ये ज्यादा रीति रिवाज और ज्यादा ट्रेडिशंस में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, और नॉर्मली ये ट्रेडिशंस को छोड़ते हैं। समाज की मान्यताएं इनके लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। यही एक थोड़ा सा कारण है कि जो इनकी मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये दिमाग से सोचने वाले नहीं है, ये मन से सोचने वाले हैं। जो चीज इनको अच्छी लगेगी ये वो करेंगे, और समाज इस चीज की कभी इजाजत नहीं देता। समाज को ये लगता है कि ये रिबेल्स हैं, और रिबेलियस नेचर वाले लोग समाज में अनएक्सेप्टेबल वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। इसीलिए मैरिड लाइफ में भी ये प्रॉब्लम इनके लिए आएगी। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र में कौन कौन सी डिजीजेस नॉर्मली आ सकती हैं। दोस्तों नोट कर लीजिए, ये जो जातक हैं इनको ब्लड के संबंधी मतलब नॉर्मली डिजीजेज या विकार इनमें आएंगे। ब्लड शुगर जैसे आ गई, ब्लड में इन्फेक्शंस आ गई, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी
वो ब्लड के साथ रिलेट करेगी। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र में जो लड़कियां जन्म लेती हैं, वो भी क्योंकि वीनस इफेक्ट है, बहुत खूबसूरत होंगी। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, वेरी पोलाइट इन नेचर। बट अब वीनस है तो एग्जीबिशनिज्म तो आएगी, दिखावा बहुत ज्यादा करेंगी, और मन से सोचने वाली हैं, खूबसूरत हैं, तो तुनक मिजाजी भी देखने को आएगी। बट यहां पे थोड़ा सा फर्क है, लड़कों की बजाय इस नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियां वो कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल नेचर की मिलेगी, और जब वो प्रैक्टिकल नेचर की होंगी तो अपनी जो बैड मतलब चीजें हैं, बैड इफेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी वो उसको कवर अप करके उसको कंट्रोल कर लेंगी। मगर ये जो लड़कियां होती हैं, ये अपने हर कार्य को बहुत अच्छे सलीके से पूरा करती हैं। यहां पे देखिए मेल्स और फीमेल्स में फर्क आ गया, क्योंकि मेल्स में जब मेल फीमेल जब है तो वो दोनों का आपस में समन्वय नहीं बैठता, तो वहां पे कभी कार्य पूरा होता है, कभी नहीं होता। मगर यहां पे फीमेल्स में ये हर कार्य को अपना टाइम पे पूरा करने में समर्थ मिलेंगी। इनका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत सुखी मिलेगी। मेल्स की मैरिड लाइफ सुखी नहीं मिलेगी, बट फीमेल्स की मैरिड लाइफ सुखी मिलेगी, क्योंकि ये वीनस का नक्षत्र है, शुक्राचार्य प्रीडोमिनेंटली। अब शुक्राचार्य प्लस आगे दूसरा चंद्रमा, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये फीमेल्स में अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है। मगर क्योंकि है तो ये चंद्रमा का नक्षत्र, मन से सोचने वाला है, इमोशंस वाला है, इसीलिए नॉर्मली हम लोग एडवाइस यही करते हैं कि लड़कियों को भी कि आप अपने मन के ऊपर काबू रखिए, ताकि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाए। लड़कियों का हेल्थ जो है नॉर्मली बहुत अच्छी रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके चारों चरणों की। हर नक्षत्र में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 चरण होते हैं, इसके भी 4 चरण हैं। अब इनके जो लॉर्ड्स हैं आप उसको नोट कर लीजिए। पहले चरण का लॉर्ड है मंगल, मार्स। दूसरे चरण का लॉर्ड है शुक्र। तीसरे चरण का लॉर्ड है बुध, और चौथे चरण का लॉर्ड है मून। अब यहां से आप एक एक चरण के बारे में अच्छे ढंग से सब कुछ बता सकेंगे। पहले चरण में मंगल लॉर्ड है, तो वहां पे मंगल की तेजी, मंगल की गर्मी और मंगल की इच्छा, ये चीजें प्रीडोमिनेंटली आप उन कैरेक्टर्स में ऐड कर लीजिए। दूसरे चरण के लॉर्ड हैं शुक्र, तो शुक्र वाली चीजें जो कैरेक्टर्स पहले शुक्र वाले मैंने आपको बताए वो एनहांस हो जाएंगे सेकंड चरण में। तृतीय चरण का मालिक है बुध। बुध का मतलब है कि हर चीज दिमाग से, यहां पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। ये जो थर्ड चरण वाले लोग होंगे ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल नेचर के आपको मिलेंगे। चौथा चरण अगेन फिर चंद्रमा का है। चंद्रमा अपने चंद्रमा के कारकों को एनहांस करेगा। तो दोस्तों अब आप अच्छे तरीके से रोहिणी नक्षत्र के बारे में समझ चुके होंगे। आपको पता लग गया होगा कि रोहिणी नक्षत्र अगर किसी भी भाव में विद्यमान है तो आपने कैसे प्रेडिक्शन देनी है, कैसे कैरेक्टर्स को जानना है, और सिर्फ बिना बाकी चीजें देखे आप सिर्फ रोहिणी नक्षत्र की प्लेसमेंट को देखकर आप अच्छी प्रेडिक्शन करने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।